दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, क्लास 12th का आज हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। काव्यखंड का पार्ट 1 है जिसका नाम है आत्मपरिचय, और इसी में एक और कविता दी गई है जो है एक गीत। और उस एक गीत में कहा गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, इसके जो कवि हैं पार्ट 1 के, वो है हरिवंश राय बच्चन। कक्षा 12वीं का ये पहला पाठ है। हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद हम सबसे पहले व्याख्याएं कंप्लीट करेंगे। यहाँ आप लोगों को याद रखना है हरिवंश राय बच्चन का जन्म दोस्तों 27 नवंबर 1907 को इनका जन्म होता है। 27 नवंबर 1907। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ कि इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु आप लोगों को याद रखना है, मृत्यु 2003 में होती है। मृत्यु कहाँ होती है तो मुंबई आप बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात याद रखना है कि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक थे। हालावाद के जनक। आप लोगों को जो ये पाठ बताया गया है आत्मपरिचय, इस पाठ में जो मूलतः मुख्य रचनाएं आई हैं वो इस प्रकार हैं। आप लोगों को याद रखना है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके अलावा मधुबाला, मधुबाला रचना भी हरिवंश राय बच्चन की है। मधुकलश, मधुकलश रचना भी हरिवंश राय बच्चन की है। मिलन यामिनी, मिलन यामिनी भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके अलावा क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा के लिए, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो आप लोगों को बताना है जग जीवन का, जग जीवन का। शीतल वाणी में, शीतल वाणी में कवि क्या लिए फिरता है तो आपको याद रखना है शीतल वाणी में आग लिए फिरता है। ठीक है। और इसमें दोस्तों विरोधाभास अलंकार आप लोगों का हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार आपका इसमें कंप्लीट उत्तर होगा। अब यहाँ पर आप लोगों की जो मुख्यतः पंक्तियाँ आई है उनका मैं संदर्भ और प्रसंग सहित भावार्थ आपको बताऊंगा। देखिए आपकी पहली पंक्ति, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूज रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये जो पंक्तियाँ दी है आप लोगों को, इसमें सर्वप्रथम आपको संदर्भ लिखना रहता है। और इसका जो संदर्भ है वो इस प्रकार है, आप सभी ध्यान देंगे। देखिएगा, संदर्भ आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है। इसके रचिता कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। ये आप संदर्भ में लिखेंगे। और इसके बाद में प्रसंग जो आता है उस प्रसंग में आपको लिखना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रसंग में आपको लिखना है कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने आत्मपरिचय का सजीव चित्रण किया है। इसके अलावा अब आती है व्याख्या। देखो, कवि ने सबसे पहले क्या कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर जो कवि है कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है, ठीक है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए हूँ। ऐसे में किसी प्रिय ने मेरे हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठे हैं। अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया है, ये आपको यहाँ बताना है। आगे देखिएगा, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, उसका अर्थ है मैं स्नेह रूपी मदिरा मतलब होता है शराब। मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। ठीक है। लोग मुझे पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं।
मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। क्या कह रहे हैं वो, कि जो लोग हैं वो चाहे कुछ भी कहें, वो उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से मेलजोल रखते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ठीक है, ये इसका अर्थ है यहाँ पर जो दिया गया है। मैं तो अपने मन की प्रेम भावना को गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ दिया है। काव्य सौंदर्य जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, कवि ने निजी विगत जीवन की मनमोजी प्रवृत्ति और यथार्थता का सजीव चित्रण किया है। अनुप्रास, पदमेत्री और स्वरमेत्री अलंकार की शोभा दर्शनीय है। यहाँ पर आपको याद रखना है, मुख्यतः अनुप्रास अलंकार है। यहाँ वह अनुप्रास अलंकार जो है उसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। अगर मान लीजिए वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे। और काव्य सौंदर्य में भाषा आपको लिखना है, भाषा सरल, सहज, सरस और खड़ी बोली है। इसके बाद में दूसरी पंक्तियाँ जो है वो आप देखेंगे, समझेंगे। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं स्वयं के जो हृदय है उसमें उठने वाले जो भाव हैं उनको लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं जो स्वयं का हृदय है उनका उपहार लिए फिरता हूँ। ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। वे कह रहे हैं कि ये संसार अपूर्ण है जो मुझको नहीं भाता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मतलब उनके अपने ही स्वप्न हैं, अपने ही सपन हैं जिनको वो देखते हैं, उनका संसार लिए फिरता हूँ। ये यहाँ पर कह रहे हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं कि मैं सुख और दुख में समान रहता हूँ। ठीक, और जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब जो आप लोगों को ये जो पंक्तियाँ दी है ना, सेकंड वाली पंक्तियाँ, इन पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप सभी। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। अब जो दूसरा पॉइंट प्रसंग का आता है उसमें आपको नोट करना है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए अपनी उन्मुक्त जीवन शैली का वर्णन करता है। ठीक, और व्याख्या आप लोगों को लिखना है, आप नोट कर लीजिएगा व्याख्या। जो सेकंड जो पंक्तियां हैं उनकी, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को लिए घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को मैं अपने हृदय से सबको देने के लिए घूमता हूँ, परंतु यह संसार अपूर्ण है, अर्थात संसार प्रेम विहीन है। यहाँ मेरे प्रेम की कोई कदर नहीं है, इसलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या कह रहे हैं वो, कि ये संसार मुझे नहीं भाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए संसार उन्हें अच्छा नहीं लगता, अतः मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अब देखिएगा, वे कह रहे हैं ना, मैं जला हृदय में, ठीक है, अग्निदाह करता हूँ। उसका अर्थ कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जला रखा हूँ, इसलिए जीवन के सुख और दुख दोनों ही क्षणों को इस प्रेम के सहारे जीता हूँ। संसार सागर को पार करने के लिए लोग कर्म करते हैं, ठीक है, और किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए पार करता हूँ। ठीक है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए वाली पंक्तियों का ये अर्थ है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो पंक्तियाँ दी गई है वो आप देखेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ वाली, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों का भावार्थ आप देखेंगे। सबसे पहले संदर्भ वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। यहाँ पर प्रसंग जो है उसमें थोड़ा चेंजेस होगा क्योंकि प्रसंग अलग है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत गीतांश में कवि ने अपने जीवन के अतिरिक्त द्वंद्वों एवं विरोधाभास मूलक सामंजस्यों का वर्णन करते हुए जीवन के शाश्वत सत्य का वर्णन किया है। ये आपका प्रसंग रहेगा। और प्रसंग के बाद में आती है व्याख्या। अब आप व्याख्या देखिएगा। कवि कहता है कि मैं अलहड़ जवानी की प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ। मुझ में प्रिय से मिलने की बेचैनी और पागलपन है, किंतु
प्रिय से वियोग के कारण अर्थात प्रिय से न मिल पाने के कारण कवि को निराशा हो रही है, हताशा हो रही है और दुख हो रहा है। ऐसे में जो कवि है उनका हृदय प्रिय की याद में अंदर ही अंदर रोता रहता है, किंतु संसार के लोगों को हंसकर सामना करते हैं और वो संसार के लोगों को खुद भी हंसा रहे हैं। ठीक, ऐसा याद रखना आप सभी। इसके बाद में यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने के अनेक प्रयास किए, किंतु क्या कोई सत्य की वास्तविकता को जान पाया। अफसोस कि जहाँ पर दाना है वहीं नादान लोग हैं, अर्थात जिनके पास धन संपत्ति भोग साधन है वही लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे हैं। ठीक है, और फिर मैं इस संसार को मूर्ख क्यों ना कहूँ, जिन्हें स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की ज़रूरत है। इसलिए अब मैं भी पूर्व में सीखे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद में आता है एक गीत वाला आप लोगों का सेकंड पोर्शन। एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने गई है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से दिन ढलता है उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन जो है वो ढलता है। ठीक, अब देखिएगा इसका संपूर्ण व्याख्याएं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, देखिएगा इसमें आप लोगों को संदर्भ बताना है। वही है संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक है, और प्रसंग में आपको इसमें याद रखना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता, मतलब कि जो टाइम है ना ये किसी के लिए नहीं रुकता है, और उसके निरंतर चलायमान होने का सुंदर वर्णन किया है। देखिए आप यहाँ पर व्याख्या। कवि पथिक मतलब जो रास्ते पर चलने वाला होता है उसको पथिक बोला जाता है। कवि पथिक के जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि पथिक अपने गंतव्य में, मतलब जहाँ पर उसे जाना रहता है उसे गंतव्य बोला गया है, पहुंचकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रातः चलना प्रारंभ करता है। सारा दिन चलते चलते वे थकान का अनुभव करने लगता है, किंतु सूर्यास्त का दृश्य देखते ही उसके मन में विचार आता है कि मेरा गंतव्य अब ज़्यादा दूर नहीं है। किंतु धीरे धीरे चलने से रास्ते मार्ग में ही रात का समय व्यतीत न करना पड़े, यह सोचकर थकान से चूर राहगीर भी तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ आगे चलने लगता है। ठीक है, अब देखिएगा अगली पंक्तियाँ। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का मतलब होता है प्रतिधन आशा, अर्थात प्रत्याशा, प्रतिधन आस, प्रत्याश। इसमें यहाँ पर आस लगा रहे हैं बच्चे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ मतलब घोंसला होता है। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। अब जैसे ही चिड़िया इसके बारे में सोचती है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको भोजन पानी की जो याद है वो आ रही होगी, इसलिए चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ने की कोशिश करती है और अपने बच्चों के पास में पहुंचती है उन्हें दाना पानी देने के लिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिएगा इस पंक्तियों का भावार्थ। डायरेक्ट अब मैं भावार्थ बताऊंगा, संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ वही है, प्रसंग थोड़ा सा चेंज होता है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चन जी ने पक्षी को उसके बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण किया है। देखिए आप यहाँ पर सजीव चित्रण। कवि चिड़िया या पक्षियों के बारे में कहता है कि प्रातः काल से भोजन की तलाश में निकली चिड़िया शाम निकट आते ही ये सोचने लगती कि उसके बच्चे घोंसलों से इस आशा में झांक रहे होंगे कि उनकी माँ भोजन लेकर आएगी। ठीक है, अब भोजन कौन लेकर आएगी? चिड़िया, जो कि घोंसले में जो बैठे हुए पक्षियों की माँ है। ये ख्याल चिड़िया के पंखों में चंचलता भरने लगता है, मतलब कि तेजी। यहाँ चंचलता का अर्थ तेजी से लिया गया है, और वह तेज गति से उड़ने लगती है। और के यहाँ पर बात सामने आती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। अब इसका काव्य सौंदर्य जो है उसको आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। काव्य सौंदर्य में देखिएगा, चिड़िया अपने बच्चे के लिए प्रति वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण किया है। अब वात्सल्य भाव जो होता है ना, इसमें पुत्र या पुत्री प्रेम होता है, या फिर अपने बच्चे से जो प्रेम है वो वात्सल्य भाव होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास हैं। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखो, एक ये शब्द है और एक ये शब्द है, दोनों शब्द समान हैं, अर्थ भी समान है।
एक ही शब्द की उक्ति 2 बार हुई है, इसलिए पुनः उक्ति हुई है। तो पुनः धन उक्ति बराबर पुनरुक्ति। ठीक है, तो इस शब्द की उक्ति डबल हुई है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इसके बाद अगली पंक्तियाँ। मुझसे मिलने को कौन विकल्प में होऊं, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसका संदर्भ वही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। देखिएगा प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा का यथार्थवादी वर्णन किया है। एकाकी जीवन का मतलब ओनली स्वयं का जो जीवन है उसकी बात एकाकी जीवन कही गई है। व्याख्या देखें, कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कहता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मुझसे मिलने कौन व्याकुल। ठीक है, विकल्प। तो कौन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं किसके हित की खातिर तेजी से चलूं, यह प्रश्न कवि के हृदय में बार बार उठता है, जिससे एक और जहां पैरों की गति में ढीलापन अर्थात कमी आती है, वहीं दूसरी ओर हृदय में प्रेम वेदना से बेचैनी होने लगती है, और क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने अपने एकाकी जीवन की कुंठा का सजीव चित्रण किया है, यहाँ पर आपको याद रखना है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को इस पार्ट के सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं बताऊंगा। ये तो व्याख्याओं का आंसर था, आप लोगों को सारी व्याख्याएं, अर्थ मैंने व्याख्याओं का बता दिया है, अर्थ को आप नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट।